चलो, आज जो हम चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे और चैप्टर नंबर 11 की जो हेडिंग है वो है बायो एनर्जेटिक। चलो, इस बायो एनर्जेटिक की डेफिनेशन समझने से पहले मैं आपको एक थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ, इसको समझने की कोशिश करें। चलें, बायो एनर्जेटिक को समझने से पहले एक चीज समझें कि ये सन है, सूरज है, सनलाइट है, सोलर एनर्जी है। सूरज से हमें कौन सी एनर्जी मिलती है? सूरज से जो हमें एनर्जी मिलती है वो है सोलर एनर्जी। ये कौन सी एनर्जी हो गई? सोलर एनर्जी हो गई। अब इस सोलर एनर्जी को जो है वो कौन एब्जॉर्ब करते हैं? इस सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं प्लांट्स। सोलर एनर्जी यानी सनलाइट को एब्जॉर्ब करके, सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करके प्लांट्स क्या करते हैं? इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, ये प्लांट्स हैं, प्लांट्स के अंदर जो ग्रीन पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और सनलाइट को एब्जॉर्ब करके प्लांट क्या बनाते हैं? अपना फूड बनाते हैं, C6H12O6। मतलब ये सोलर एनर्जी जो है वो प्लांट्स किस में कन्वर्ट कर देते हैं? सोलर एनर्जी को, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर लेते हैं केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी ऑफ फूड, मतलब इससे ग्लूकोज बना लेते हैं। सोलर एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? केमिकल एनर्जी में। फिर ये जो ग्लूकोज होती है, इसको प्लांट जो है वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। स्टार्च की फॉर्म में ये ग्लूकोज जो है वो क्या हो जाती है? स्टोर हो जाती है। और जब वो एनर्जी को स्टोर कर लेते हो तो केमिकल एनर्जी जो है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई? पोटेंशियल एनर्जी में। अब ये किस में कन्वर्ट हो गई? ये कन्वर्ट हो गई पोटेंशियल एनर्जी में। अब क्या होता है कि इस प्लांट को खा लेता है कौन? गोट खा लेती है, बकरी खा लेती है। तो प्लांट से ये जो पोटेंशियल एनर्जी थी या जो केमिकल एनर्जी थी, ये किसमें ट्रांसफर हो गई? गोट में ट्रांसफर हो गई। अब इस एनर्जी को इस्तेमाल कर कर गोट ने जो अपने डिफरेंट फंक्शन किए वो चली, भागी, यानी पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। फिर इस गोट को लाइन ने खा लिया, ये एनर्जी लाइन में चली गई। तो अब बेसिकली अब आप समझें कि ये बायो एनर्जेटिक क्या होता है। बायो एनर्जेटिक किसको कहते हैं? क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप। जब आप इस एनर्जी रिलेशनशिप की स्टडी करते हो, क्वांटिटेटिव स्टडी मतलब कितने परसेंट एनर्जी जो है वो सोलर प्लांट्स ने एब्जॉर्ब करी और कितने परसेंट एनर्जी जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हुई और कितने परसेंट एनर्जी स्टार्च में कन्वर्ट हो गई और कितने परसेंट एनर्जी फिर गोट में गई और गोट से कितने परसेंट एनर्जी लाइन में चली गई। मतलब क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप। इनका आपस में अगर देखा जाए, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो आपस में जो रिलेशनशिप है, ये फूड का रिलेशनशिप कह लें या एनर्जी का जो रिलेशनशिप है, ये किस तरह से एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है और इसकी जो एनर्जी की कन्वर्जन हो रही है, कन्वर्जन कैसे? सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, केमिकल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, फिर ये पोटेंशियल एनर्जी या केमिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई। तो एनर्जी एक लिविंग सिस्टम में किस तरीके से एनर्जी कन्वर्ट होती है, बायोलॉजिकल सिस्टम में यानी लिविंग सिस्टम में, और कितने किस तरीके से एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है, इसकी जब हम स्टडी करते हैं तो इस स्टडी को हम क्या कहते हैं? इस स्टडी को हम कहते हैं बायो एनर्जेटिक। नाम से ही पता है, बायो का मतलब क्या है? लाइफ। एनर्जेटिक यहाँ पर किस चीज को शो कर रहा है? ये शो कर रहा है एनर्जी को। तो लिविंग सिस्टम के अंदर कैसे एनर्जी कन्वर्ट होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में और कैसे एनर्जी एक फॉर्म से एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर हो रही है, इसकी जो स्टडी हम करते हैं, इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं बायो एनर्जेटिक। अच्छा, अब अगर आप एनर्जी की बात करें तो आप लोग पढ़ चुके हैं फिजिक्स के अंदर भी, एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। कोई भी काम करने के लिए हमें जो है वो क्या चाहिए होती है? हमें चाहिए होती है एनर्जी। सही है ना? मुख्तलिफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हमारी बॉडी में होते हैं। अब हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो कौन कौन सी चीजें होती हैं जिसके लिए एनर्जी चाहिए होती है? एक तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिंथेसिस के लिए एनर्जी चाहिए होती है, चाहे वो प्लांट्स को कार्बोहाइड्रेट बनाना हो तो भी एनर्जी चाहिए, प्रोटीन बनाना होता है तो भी एनर्जी चाहिए होती है, लिपिड्स बनाने होते हैं तो भी एनर्जी चाहिए होती है। कोई भी चीज जब लिविंग बॉडी में सिंथेसिस होती है, बनती है, तो उसके लिए क्या चाहिए होती है? उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है। अच्छा, उसके बाद और हमें कहाँ एनर्जी चाहिए होती है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये हम पढ़ चुके हैं
कि जब कोई चीज लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाती है तो उसमें भी क्या होती है, उसमें भी एनर्जी ट्रांसपोर्ट यूज होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी एनर्जी यूज होती है। इसके अलावा फेगोसाइटोसिस जो प्लांट्स के अंदर प्रोसेस होता है, फेगोसाइटोसिस पढ़ा हुआ है ना, फेगोसाइटोसिस क्या होता है, सेल वाले चैप्टर में पढ़ा था। पिनोसाइटोसिस में भी एनर्जी इस्तेमाल होती है। एक्सोसाइटोसिस जब सेल बाहर कोई चीज निकालता है तो उसमें भी क्या होती है, उसमें भी एनर्जी यूज होती है। नर्व इम्पल्स अभी हम पढ़ेंगे न्यूरॉन वाले चैप्टर में, ब्रेन जब हम कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे, नर्व इम्पल्स यानी हमारा जो मैसेज ट्रांसफर होता है बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह, उसके लिए भी आपको क्या चाहिए होती है, उसके लिए भी एनर्जी चाहिए होती है। मूवमेंट या कह लें कि मसल्स की जो कंट्रक्शन होती है, इसके लिए भी क्या चाहिए होती है, इसके लिए भी एनर्जी चाहिए होती है, एक्सेट्रा। मतलब बहुत सारी हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शंस हैं या बहुत सारे बॉडी के जो प्रोसेसेस हैं उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए। अच्छा, अब एक बात आप यहाँ पर देखो, बात जब एनर्जी की कर ही रहे हैं तो हमें बहुत सारे हमारे जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं, वो मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए हमें लाइट, यानी हमें जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसकी एनर्जी पर डिपेंड है, सोलर एनर्जी पर, लाइट पर। लाइट की जो एनर्जी है, या आप इसको कह लो कि सोलर एनर्जी, यानी तमाम जो आपके पास एनर्जी जो आ रही है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहाँ से आ रही है, वो है सोलर एनर्जी। लेकिन हमारी बॉडी के बहुत सारे प्रोसेसेस ऐसे हैं जिसमें हम लाइट की एनर्जी को डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे मैं अपने, जब हम चल रहे होते हैं हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहे होते हैं, जब हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहे होते हैं तो उस वक्त मैं सूरज की रोशनी की एनर्जी को इस्तेमाल कर थोड़ी अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कराऊंगा। या जो नर्व इम्पल्स होती है आपकी बॉडी में, जो न्यूरॉन से मैसेज ट्रांसफर हो रहा होता है, वो भी, उसमें भी हम लाइट एनर्जी को या रोशनी को डायरेक्ट इस्तेमाल तो नहीं करते। या कह लें कि जो हम प्रोटीन सिंथेसिस होती है हमारी बॉडी में, तो उसमें भी हम लाइट को इस्तेमाल नहीं करते। लाइट तो सिर्फ कहाँ पर इस्तेमाल होती है, लाइट एनर्जी तो सिर्फ जो है वो क्या बनाने में इस्तेमाल होती है, फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होती है। और वो भी क्या बनाने के लिए, ग्लूकोज बनाने के लिए। सिर्फ ग्लूकोज जो है वो किससे बनता है, लाइट एनर्जी से। इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर बाकी जितने भी जो है वो क्या कहना चाहिए, प्रोसेसेस होते हैं, वो सूरज की रोशनी को इस्तेमाल नहीं करते। वो किसको इस्तेमाल करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को, स्पेशली किसको, ग्लूकोज को। और ग्लूकोज जो है वो किसमें टूटता है, ग्लूकोज पहले ब्रेक डाउन होता है एटीपी में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट किसमें ब्रेक डाउन होते हैं, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में। तो मतलब कि हम हमारा जो रिएक्शन, हमारी बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं या जो प्रोसेस हैं, वो किसकी एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं, एटीपी की। और ये एटीपी आपके पास आता कब है, आता है ग्लूकोज से। और ग्लूकोज कहाँ से आता है, ग्लूकोज आता है फोटोसिंथेसिस में, सोलर एनर्जी को यूज कर ग्लूकोज बना होता है। तो मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो ग्लूकोज जब बन रहा है तो वो तो डायरेक्टली डिपेंडेंट है किस पर, लाइट पर। लेकिन आपकी बॉडी के अंदर और बहुत सारी चीजें जो बन रही हैं, बहुत सारी जो रिएक्शंस हो रहे हैं, वो डायरेक्टली लाइट एनर्जी पर डिपेंडेंट नहीं है। इनडायरेक्टली जो है वो किस पर डिपेंड है, इनडायरेक्ट जो है वो लाइट पर डिपेंड है। क्योंकि रोशनी नहीं होगी तो ग्लूकोज नहीं बनेगा, ग्लूकोज नहीं बनेगा तो एटीपी नहीं बनेंगे, एटीपी नहीं बनेंगे तो हमारी बॉडी को बहुत सारे जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं और बहुत सारे जो वर्क हमारी बॉडी कर रही है उसके लिए एनर्जी हमें नहीं मिलेगी। यहां तक बात क्लियर हुई, आगे चलो स्टूडेंट, यहां तक बात क्लियर हुई। हुई है यहां तक बात क्लियर, आ रही है यस मेरी सर। आवाज, हाँ चलें, यहाँ तक हो गया। जी जी। अब आपने सिंपल सी देखो बायो एनर्जेटिक की क्या कहना चाहिए कि एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आप बायो एनर्जेटिक की डेफिनेशन याद रखनी है। अच्छा, कौन कौन सी डेफिनेशन याद रखोगे जो आपकी बुक में, एक तो कैप्चरिंग एंड कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अदर फॉर्म इन अ लिविंग सिस्टम। वही वाली बात हो गई ना कि लाइट एनर्जी को प्लांट ने कैप्चर किया, कैप्चर करके किस में कन्वर्ट कर दिया, ग्लूकोज में। ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो गया, स्टार्च में। लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई, केमिकल एनर्जी में। जब वो स्टोर हो गई तो वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। फिर किसी एनिमल ने उसको यूज कर लिया तो वो दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर हो गई।
और मुख्तलिफ किस्म के मेटाबॉलिक रिएक्शन में फिर इस्तेमाल हुई, जैसे ग्लूकोज मेटाबॉलिक रिएक्शन में एटीपी की फॉर्म में इस्तेमाल होता है। इस तमाम की स्टडी को हम क्या कहते हैं? इसको हम बायो एनर्जेटिक कहते हैं। फिर बायो एनर्जेटिक को दूसरा किस तरह डिफाइन कर सकते हो? ऐसे भी कर सकते हो जैसे मैंने डेफिनेशन बताई, क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप एंड इट्स कन्वर्जन इन बायोलॉजिकल सिस्टम। तो एक चीज है कि इसका जो की पॉइंट्स हैं बायो एनर्जेटिक के, एक तो एनर्जी रिलेशनशिप और कन्वर्जन, ये दो इसके की पॉइंट्स हैं। अच्छा, अब एक और बात ये कही जाती है, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रख लें। बायो एनर्जेटिक फॉलोज द लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। बायो एनर्जेटिक फॉलोज द लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। बायो एनर्जेटिक कौन से लॉज को फॉलो करती है? ये थर्मोडायनामिक्स के लॉज को फॉलो करती है, जो आपने फिजिक्स में पढ़े हैं। थर्मोडायनामिक्स क्या कहती है? थर्मोडायनामिक्स के जो पहला लॉ है वो कहता है एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म इनटू एन अदर फॉर्म। अब आप इधर देखो, जब सोलर एनर्जी को प्लांट्स ने कन्वर्ट कर दिया किस एनर्जी में? केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी जो है वो क्या थी? ग्लूकोज। ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया किसमें? स्टार्च में। फिर या ग्लूकोज टूटा एटीपी में, एटीपी की एनर्जी को यूज करके प्रोटीन बन गया, और प्रोटीन जब टूटेगा तो प्रोटीन से अमाइनो एसिड बन जाएंगे, अमाइनो एसिड से नाइट्रेट बन जाएगी, फिर नाइट्रेट जमीन में चली जाएगी, नाइट्रेट को प्लांट एब्जॉर्ब करके दोबारा प्रोटीन बना लेंगे। तो अब यहाँ पर क्या कह रहा है? यहाँ पर कह रहा है कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड। यहाँ पर प्लांट्स एनर्जी को खुद से क्रिएट नहीं कर रहे हैं, ये तो पहले से एक सोलर एनर्जी थी जिसको किसमें कन्वर्ट कर दिया? केमिकल एनर्जी में। अगर सोलर एनर्जी ना होती तो प्लांट्स खुद से ये केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकते थे। सोलर एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर दिया? इसको कन्वर्ट कर दिया केमिकल एनर्जी या ग्लूकोज की एनर्जी में। या कीमोसिंथेटिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी एनर्जी खुद तो क्रिएट नहीं करते, वो किसी क्या कहना चाहिए, इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ब्रेक डाउन करते हैं तो उससे एनर्जी रिलीज होती है और उसको फूड बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। खुद से एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर रहे होते, एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में क्या कर रहे होते हैं? कन्वर्ट कर रहे होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ग्लूकोज जब ये ग्लूकोज बन गया तो एनर्जी यहाँ पर जो है वो खत्म हो गई, एनर्जी ग्लूकोज स्टार्च में कन्वर्ट हो गया, या स्टार्च जब ब्रेक डाउन होगा तो दोबारा ग्लूकोज बनेगी, फिर एटी से प्रोटीन बना, प्रोटीन फिर टूट के जमीन में चला गया, जमीन से फिर दोबारा इसको, यानी ऐसे सर्कुलेट करती रहती है। तो या मैं इसको अगर दूसरे लफ्जों में आपको बताऊं तो मैं ऐसे भी बता सकता हूं इसको कि सोलर एनर्जी जो है वो सोलर एनर्जी जो है वो प्लांट्स में आई, और प्लांट्स ने क्या किया? सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया प्लांट्स ने किसके अंदर? प्लांट्स ने सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया केमिकल एनर्जी में। तो सोलर एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से कन्वर्ट हो गई दूसरी फॉर्म में केमिकल एनर्जी में। फिर प्लांट को जो है वो गोट ने खा लिया, यही एनर्जी जो है वो किस में चली गई? गोट में चली गई। गोट को लाइन ने खा लिया तो ये लाइन में चली गई। गोट और लाइन जब डेड हो गए तो बैक्टीरिया ने इस एनर्जी को इस्तेमाल किया, डिकम्पोज हुआ, फिर जमीन में चली गई, फिर कुछ मिनरल्स प्लांट जमीन से ने रूट्स ने एब्जॉर्ब कर लिए, फिर रूट ने एब्जॉर्ब करके दोबारा सनलाइट को यूज करके फिर फूड बनाया। तो मतलब एनर्जी खत्म नहीं हो रही है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हो रही है? कन्वर्ट हो रही है। ये कौन सा लॉ है? यह है लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जो बायो एनर्जेटिक पर अप्लाई हो सकता है। फिर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है कि ड्यूरिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन, एक फॉर्म से जब दूसरे फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफर होती है तो कुछ एनर्जी हीट की फॉर्म में जो है वो क्या हो जाती है? रिलीज हो जाती है। इसका मतलब क्या है? जैसे प्लांट ने जो ग्लूकोज बनाया, वो सारा का सारा ग्लूकोज तो बकरी में नहीं जाएगा ना, कुछ प्लांट्स अपना ग्लूकोज ब्रेक डाउन करेगा रेस्पिरेशन में, और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बर्न करेगा ग्लूकोज को, मतलब रेस्पिरेशन में इस्तेमाल करेगा, तो कुछ एनर्जी जो है वो हीट की फॉर्म में मतलब क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी। यानी अगर इसने 50% ग्लूकोज बनाया है तो 50% ग्लूकोज जो है वो गोट में नहीं जाएगा, कुछ ग्लूकोज जो है वो खुद इस्तेमाल करेगा और हीट की फॉर्म में क्या होगा? रिलीज हो जाएगा। तो से फॉर एग्जाम्पल 40% चला गया गोट में, फिर गोट से लाइन में पूरा का पूरा उसका फूड ट्रांसफर नहीं होगा, गोट भी कुछ खुद इस्तेमाल कर लेगी 20%, तो बाकी 20% लाइन में जाएगा। तो मतलब एनर्जी जब एक उससे दूसरे तरफ ट्रांसफर होती है तो वो 100% नहीं होती, उसमें से कुछ जो है वो हीट की फॉर्म में जो है वो रिलीज
हो जाती है। अगर आपसे पूछा जाए एमसीक्यूज में कि वो फिजिक्स का कौन सा लॉ है जो बायो एनर्जेटिक पर अप्लाई हो सकता है, तो आप बताएंगे कि वो फिजिक्स का कौन सा लॉ है जो बायो एनर्जेटिक पर अप्लाई हो सकता है। वो है लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। दोनों ही लॉ अप्लाई हो सकते हैं, फर्स्ट लॉ भी और सेकंड लॉ भी जो है वो इस पे अप्लाई हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास रोल ऑफ एटीपी एज एनर्जी करेंसी। रोल ऑफ एटीपी एज एनर्जी करेंसी। देखो, करेंसी क्या होते हैं? पैसे। पैसा जो है वो करेंसी है। जब आपको क्या कहना चाहिए कि सामान खरीदना होता है, अपनी चीजें खरीदनी है, जो भी चीज खरीदनी है, आप करेंसी इस्तेमाल करते हो ना, पैसा यूज करते हो। जितना पैसा दोगे उतना ही आप सामान खरीद सकते हो। इसी तरीके से एनर्जी जब आपने लेनी है, यानी लिविंग सिस्टम में जब भी एनर्जी की जरूरत होगी तो लिविंग सिस्टम को जो एनर्जी देगा वो कौन देगा? एटीपी। यानी लिविंग सिस्टम के लिए एनर्जी की जो करेंसी है, यानी एक सेल है, उसको अपने किसी रिएक्शन के लिए, यानी हमारे मसल्स हैं उनको कंट्रैक्शन के लिए एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी के लिए उनको क्या यूज करना पड़ेगा? उनको एटीपी जो है वो इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो एनर्जी करेंसी यानी लिविंग सिस्टम का जो एनर्जी करेंसी है वो क्या है? वो एटीपी है। मैंने भी आपको एक बात बताई थी कि सूरज की रोशनी हमें एनर्जी दे रही है, लेकिन सूरज की रोशनी जो है वो सिर्फ ग्लूकोज बनाती है। बाकी बॉडी के जितने भी रिएक्शंस होते हैं वो ज्यादातर जो है वो किस पर एनर्जी जो है के लिए किस पर डिपेंडेंट होते हैं? वो डिपेंडेंट होते हैं एटीपी पे। तो अगर हम बात करें कि लिविंग, जैसे आपकी बुक में जो लिखा हुआ है सेम वही लाइंस पढ़ रहा हूं मैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज ऑर्गेनिक फूड एज अ एनर्जी सोर्स। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक फूड को एनर्जी के सोर्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। दीज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल स्पेशली कार्बोहाइड्रेट। यानी कौन सा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिसको हम सबसे ज्यादा एनर्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं? वो है कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट वो कौन सा है? वो है ग्लूकोज। वो कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज कैसे बनता है? ग्लूकोज बनता है, प्लांट बनाते हैं लाइट को एब्जॉर्ब करके। और वो कौन सा रिएक्शन होता है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के जरिए जो है वो क्या बन जाती है? ग्लूकोज जो है वो बन जाती है। तो उससे क्या बनती है? उससे बनती है ग्लूकोज। स्पेशली कार्बो, अच्छा उस ग्लूकोज बन गया। अब क्या होता है, ये ग्लूकोज आपको एनर्जी डायरेक्ट नहीं दे सकती। इस ग्लूकोज से आप डायरेक्ट एनर्जी नहीं ले सकते। क्या होता है कि ग्लूकोज को ब्रेक डाउन होना होता है एनर्जी देने के लिए। अब क्या होता है, हमारे पास एक दूसरा रिएक्शन होता है जिसको हम कहते हैं रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन में ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाता है। और किस किस चीज में ब्रेक डाउन हो जाता है रेस्पायरेशन में ग्लूकोज? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है अगर एरोबिक रेस्पायरेशन हो रही है। एनारोबिक में भी ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होता है तो उससे क्या रिलीज होता है? एक कार्बन डाइऑक्साइड, एक रिलीज वाटर भी रिलीज होता है। और उसके साथ जो है वो क्या बनता है? एटीपी भी बनता है। तो आपकी बुक में जिस तरह लिखा हुआ है मैं यही लाइन आपको रीड करके बता रहा हूँ। दीज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल स्पेशली कार्बोहाइड्रेट। यानी सबसे पहले जो एनर्जी मिलती है हमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से मिलती है। और वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन सा होता है? वो कार्बोहाइड्रेट होता है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है? ग्लूकोज होता है। ये कार्बोहाइड्रेट डिग्रेडेड मतलब ब्रेक डाउन हो जाता है। और ब्रेक डाउन होकर क्या रिलीज करता है? रिलीज एनर्जी। एनर्जी मतलब यहाँ पर किसको कह रहे हैं? एटीपी। एनर्जी जो मेन है वो क्या है? वो है एटीपी। एनर्जी प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है और वाटर प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? अभी मैं मिसाल के तौर पे इसको कार्बोहाइड्रेट, अगर अभी एटीपी ना लिखूं, चले मैं यहाँ पर इसको भी सिर्फ दे देता हूँ एनर्जी। जब ये ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है तो ग्लूकोज के ब्रेक डाउन होने से एक तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जब रेस्पिरेशन होती है एनर्जी प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है। और उसके बाद क्या होता है, कहता है कि सम ऑफ दिस एनर्जी इज यूज टू प्रोड्यूस एटीपी। अब यही एनर्जी जो होती है रेस्पिरेशन में जो रिलीज होती है, यही क्या बनाने में काम आती है? ये प्रोड्यूस करती है एटीपी। यही एनर्जी क्या प्रोड्यूस करती है? ये एनर्जी प्रोड्यूस करती है एटीपी। इट शोज दैट एटीपी इज कॉमन एनर्जी करेंसी of cells. When cells require energy, they spend ATP for that. यानी तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो सेल्स हैं
उनको कॉमनली मतलब तमाम को जो है वो अपनी एनर्जी के लिए यानी उनको जो एनर्जी मिलती है किसी केमिकल रिएक्शन के लिए, तो वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? वो मिलती है एटीपी से। और ये एटीपी कब बनते हैं? रेस्पिरेशन के दौरान। और ये किससे बनते हैं? ये बनते हैं ग्लूकोज से। जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है तो उससे एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी एटीपी बनाने में इस्तेमाल होती है। कैसे एटीपी बनाने में इस्तेमाल होती है मैं उस वक्त आपको बताऊंगा जब मैं आपको रेस्पिरेशन का प्रोसेस और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस डिटेल में बताऊंगा। अभी हम फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के डिटेल में नहीं जा रहे। अभी तो मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो एनर्जी करेंसी है यानी उनको जो एनर्जी मिलती है वो मिलती है एटीपी से। एटीपी की जो फुल फॉर्म है वो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एज वी ऑलरेडी मेंशन, बता रहा है आपकी बुक की लाइन पढ़ रहा हूँ, एज वी ऑलरेडी मेंशन इन चैप्टर नंबर 2 दैट एटीपी इज कंपोज्ड ऑफ, अब एटीपी की कंपोजिशन बता रहा है कि एटीपी किस किस चीज से बना हुआ होता है। एटीपी इज कंपोज्ड ऑफ एडेनिन एंड राइबोज शुगर। अब एटीपी किस किस चीज से बना हुआ होता है? मैं एटीपी के यहाँ स्ट्रक्चर ड्रा कर रहा हूँ। एक तो एटीपी में होता है राइबोज शुगर। ये क्या है? ये है राइबोज शुगर। से फॉर एग्जांपल ये मैंने बना दिया राइबोज शुगर। पता है ना राइबोज शुगर का फार्मूला क्या है? C5H10O5। एक हो गया एटीपी में एक राइबोज शुगर होता है। राइबोज शुगर के अलावा इसमें क्या होता है? इसमें जो नाइट्रोजनस बेस लगी होती है वो होती है एडेनिन। हमें पता है ना कि एटीपी एक न्यूक्लियोटाइड है। इसमें जो नाइट्रोजनस बेस लगी होती है वो कौन सी होती है? वो है बेसिकली जो है वो होती है एडेनिन। और उसके साथ फॉस्फेट के जो है वो 3 ग्रुप लगे हुए होते हैं। किसके? फॉस्फेट के, विद 3 फॉस्फेट ग्रुप। और इसके साथ क्या होते हैं? इसमें 3 जो है वो फॉस्फेट के ग्रुप भी लगे होते हैं। अब देखें एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने याद रखनी है। अगर आपसे पूछा जाए कि एटीपी में, बात अगर आपसे कर ली जाए कि एटीपी में शुगर कौन सी होती है, एटीपी कौन सी शुगर, एटीपी में कौन सी वाली शुगर मौजूद होती है, तो आप बताएंगे एटीपी में कौन सी वाली शुगर होती है? राइबोज शुगर होती है। अगर आपसे पूछा जाए एटीपी में नाइट्रोजनस बेस कौन सी लगी होती है, आपको पता है ना न्यूक्लियोटाइड में अगर डीएनए या आरएनए के जो न्यूक्लियोटाइड टोटली जो होते हैं न्यूक्लिक एसिड में कितने? 5 तरह के होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाए कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में कौन सा नाइट्रोजनस बेस लगा होता है, तो कौन सा लगा हुआ होता है? एडेनिन लगा हुआ होता है। और अगर आप पूछा जाए कि फॉस्फेट के कितने ग्रुप लगे हुए होते हैं, तो 3 ग्रुप लगे हुए होते हैं। किसके? फॉस्फेट के। इनके मिलने से जो है वो क्या बनता है? इनके मिलने से बनता है एटीपी। ये मैंने पूरी एटीपी की आपको स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर बता दी। अच्छा, उसके बाद कहता है एटीपी इज आल्सो कॉल्ड एज हाई एनर्जी कंपाउंड। एटीपी को हम हाई एनर्जी कंपाउंड भी कहते हैं। क्यों हाई एनर्जी कंपाउंड कहते हैं? बिकॉज इट्स फॉस्फेट ग्रुप आर इजिली रिमूव्ड under cellular condition. It produce 7.3 kilocalories per mole on conversion into ATP. अब क्या होता है कि एटीपी एनर्जी की हाई सोर्स ऑफ एनर्जी हमें ये एनर्जी देता है। एनर्जी मिलती कब है? नॉर्मली एनर्जी कब रिलीज होती है? जब कोई बॉन्डिंग टूटती है। जब भी कोई बॉन्ड टूटता है तो उसके बॉन्ड के टूटने से क्या रिलीज होती है? एनर्जी। अब क्या होता है जो दूसरे बॉन्ड होते हैं जैसे कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है, अगर ये भी टूटेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन ये इतनी इजिली इतनी जल्दी नहीं टूटता है। क्या होता है कि जो ये एटीपी के साथ जो ये 3 फॉस्फेट लगे होते हैं ना, अब इन 3 फॉस्फेट में से अगर मिसाल के तौर पे ये वेवी लाइन मैंने बनाई हुई है, ये वेवी लाइन जो है ये शो कर रही है कि इन बॉन्ड में एनर्जी है और इजिली ये फॉस्फेट बॉन्ड जो है यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाता है। पहले ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट था क्योंकि इसके साथ फॉस्फेट के 3 एटम लगे हुए थे। लेकिन ये जो एटीपी था एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये ब्रेक डाउन हो गया किसमें? इसमें से एक फॉस्फेट जब निकल गया तो ये ब्रेक डाउन होकर बना लिया इसने क्या? इसने बना लिया एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। जब एक एटीपी एडीपी में ब्रेक डाउन होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जब एक एटीपी एक एडीपी में कन्वर्ट होता है तो उस दौरान कितनी एनर्जी रिलीज होती है? उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है वो है 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल। ये इतनी जो है वो एनर्जी रिलीज होती है। तो अब इधर एक चीज देख लें, और ये वेवी लाइन जो है वो शो कर रही है एनर्जी को।
कहता है अब आपकी बुक की लाइन पढ़ देता हूं ताकि आपको जब आप बुक पढ़ो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। वेवी लाइंस बिटवीन द फॉस्फेट ग्रुप, यानी ये जो दो फॉस्फेट ग्रुप के दरमियान में ये वेवी लाइन है, ऐसे आपकी बुक में जो है ये वेवी लाइन बनी हुई है फॉस्फेट ग्रुप के दरमियान में, अगर आप पेज नंबर 245 देखेंगे। The wavy lines between the phosphate bond indicate the हाई पोटेंशियल एनर्जी। ये किसको इंडिकेट कर रही है? हाई पोटेंशियल एनर्जी को इंडिकेट कर रही है, यानी इसके अंदर बहुत सारी स्टोर एनर्जी है। स्टोर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी किस एनर्जी को कहते हैं? स्टोर एनर्जी को कहते हैं। जब ये ब्रेक डाउन होगा तो इससे एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी। indicate the high potential energy. The use of this wavy line is for convenience only. It is not the actual means of energy. कहता है ये सिर्फ कन्वीनियंस के लिए, आपको समझाने के लिए वेवी लाइन बनाई हुई है, लेकिन कोई वेवी लाइन का मतलब एनर्जी नहीं होता। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए आपकी बुक में इस तरह से बनाया हुआ। आगे चलें। यहां तक जो आपकी बुक में लिखा हुआ था ये मैंने 2 पैराग्राफ समझा दिए। अब मैं तीसरे के चौथे पैराग्राफ की तरफ जा रहा हूं। सही है ना? चौथा पैराग्राफ देखें, कहता है एटीपी एक्ट एज मीडिएटर capable of receiving energy from one reaction and transfer this energy to drive another reaction. Example given: oxidation of glucose can provide energy through ATP for the synthesis of number of cellular material. ATP play a role in several endergonic reaction such as synthesis of protein, lipids, carbohydrate. मैं एक बार पढ़ रहा हूं, उसके बाद फिर आपको ये सारा मैं अब ये समझा दूंगा, एक दफा ये रीड कर रहा हूँ। An active transport in exergonic reaction like anaerobic glycolysis and oxidation, photophosphorylation, it play its role as a coenzyme. अब ये ATP का थोड़ा सा बता रहा है। अब आप देखो, सबसे पहले कह रहा है ATP act as mediator। अब मीडिएटर का मतलब क्या है? अब इस लाइन को समझे। कह रहा है कि ATP act as मीडिएटर। अब मतलब क्या है? मीडिएटर का मतलब होता है दरमियाने में, बीच में कोई चीज। अब कैसे मीडिएटर का काम कर रहा है? अब इधर देखो, रेस्पिरेशन में ग्लूकोज ब्रेक डाउन हुआ। जब रेस्पिरेशन में ग्लूकोज ब्रेक डाउन हुआ तो इसके ब्रेक डाउन होने से जो है वो क्या रिलीज हुआ? एटीपी। सही है? क्या रिलीज हो गया? एटीपी। यानी एक रिएक्शन में एटीपी प्रोड्यूस हुआ। फिर क्या हुआ? प्लांट को, इसको एनिमल हो गया या प्लांट, उसको प्रोटीन की सिंथेसिस करनी है। प्रोटीन की सिंथेसिस करनी है, प्रोटीन बनाना है। कैसे प्रोटीन बनाएगा? सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं, 2 अमाइनो एसिड को आपस में मिला देगा, या बहुत सारे अमाइनो एसिड आपस में मिलेंगे। और अमाइनो एसिड को मिलने के लिए एनर्जी की जरूरत है, और वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? एटीपी जो है वो किसको क्या देगा? जब एटीपी इसको जो है वो एनर्जी देगा। मतलब एटीपी किसका काम कर रहा है? मीडिएटर का काम कर रहा है दो रिएक्शन के दरमियान में। यानी एक रिएक्शन में ये प्रोड्यूस हो रहा है और दूसरे रिएक्शन में क्या हो रहा है? ये यूज हो रहा है। अब आगे देखो, इसी सेंटेंस को पढ़ रहा हूं। एटीपी एक्ट एज मीडिएटर कैपेबल ऑफ रिसीविंग एनर्जी फ्रॉम वन रिएक्शन। यानी ये जो ग्लूकोज कन्वर्ट हुई एटीपी में, तो ग्लूकोज से एटीपी ने क्या ली? एनर्जी ली। यानी एक रिएक्शन में ये वाला जो रिएक्शन था, यानी ग्लूकोज की जो ऑक्सीडेशन हो रही है या ग्लूकोज जो ब्रेक डाउन हो रहा है, इसमें एटीपी ने क्या ली? एनर्जी ली। रिसीव एनर्जी फ्रॉम वन रिएक्शन। और उसके बाद कहता है एंड ट्रांसफर दिस एनर्जी टू ड्राइव एन अदर रिएक्शन। और इसी एनर्जी को ट्रांसफर कर दिया दूसरे रिएक्शन को चलाने के लिए, यानी प्रोटीन बनाने के लिए। यानी एक रिएक्शन से एनर्जी रिलीज और दूसरे रिएक्शन को चलाने के लिए उस एनर्जी को क्या करवा दिया? उसको दे दी एनर्जी, ताकि वो रिएक्शन भी चलता रहे। क्लियर हुई ये बात? मीडिएटर वाली बात क्लियर हुई? इसको क्यों मीडिएटर कह रहे हैं एटीपी को? भाई अगर एमसीक्यूज में आ जाए कि एमसीक्यूज में अगर आ जाए, जी जी पूछें। सही, ग्लूकोज जो एनर्जी मिल, जैसे इस रिएक्शन में जो ग्लूकोज एटीपी मिल रहा है वो कैसे हुआ? ग्लूकोज के मतलब अभी आप पूछना चाह रहे हो कि ग्लूकोज एटीपी कैसे बन गया? ग्लूकोज की एनर्जी यूज करके एटीपी कैसे बन गया? मैंने अभी आपको कहा, मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि जब मैं आपको ग्लाइकोलाइसिस पढ़ाऊंगा ना, पूरा प्रोसेस पढ़ोगे ना, ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस अभी आगे रेस्पिरेशन का, उसमें मैं डिटेल में बताऊंगा ना ये प्रोसेस। सही ना? अभी अगर बता दूंगा तो फिर तो मैं पूरा, मुझे पूरा ग्लाइकोलाइसिस बताना पड़ जाएगा। अभी तो आप जो मैं बात समझाना चाह रहा हूँ उसको समझो। ओके सर, मैं बीच में है ना? हाँ चलो, अब मैं बता रहा हूँ आपको मीडिएटर मतलब दरमियाना।
ये एक रिएक्शन है और ये एक दूसरा रिएक्शन है, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होना। इस रिएक्शन से एनर्जी ली एटीपी ने और इस एनर्जी को इस रिएक्शन को दे दी। तो बीच में मतलब मीडिएटर का काम कर रहा है ना, ये यहां से यहां तक दरमियान में जो है वो क्या है, मीडिएटर का काम कर रहा है। पेपर में अगर पूछ लिया जाए एमसीक्यूज में कि एटीपी जो है वो क्या कहते हैं न्यूक्लियोटाइड भी है, एटीपी एज अ मीडिएटर भी काम कर रहा है, तो आपको पता होना इसमें से कौन सी चीज सही है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मीडिएटर के तौर पे भी काम करता है। अच्छा, उसके बाद कहता है, बता दिया, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज कैन प्रोवाइड सर एनर्जी फॉर। जी सर एटीपी तो खुद हाई एनर्जी कंपाउंड है, फिर सर ये किसी रिएक्शन से एनर्जी क्यों लेता है? ये खुद से तो मतलब ये एक्चुअली ये मैं आपको बता रहा हूँ ना, हाई एनर्जी कंपाउंड ये खुद से तो नहीं बन जाता ना, ये एनर्जी लेकर हाई एनर्जी कंपाउंड बनता है ना। ये रिएक्शन में जब ऑक्सीडेशन होती है, जब इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, तो उस दौरान तो ये एनर्जी लेता है ना। खुद इसके पास भी तो एनर्जी नहीं होती है, तो एनर्जी भी दूसरी, इसने भी तो वो लाइट ग्लूकोज को एनर्जी दे रही है, फिर ग्लूकोज इसको दे रहा है, इस तरह से चल रहा है सिस्टम। यानी जब भी तो हम कहते हैं तमाम एनर्जी की सोर्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सनलाइट पर डिपेंड करता है। सही ना, इसको आगे बताऊंगा जब ग्लाइकोलाइसिस पढ़ाऊंगा। अच्छा, अब एक और बात सुन लो, ये पॉइंट क्लियर हो गया। ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज कैन प्रोवाइड एनर्जी थ्रू एटीपी, यानी ग्लूकोज की जब ऑक्सीडेशन होगी, ग्लूकोज ब्रेकडाउन होगा, तो वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा किसकी फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा फॉर द सिंथेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेलुलर मटेरियल, बहुत सारे सेलुलर मटेरियल को बनाने के लिए। जैसे कि मैंने बताया प्रोटीन को बनाने के लिए जो है वो एनर्जी देगा। अब उसके बाद कहता है एटीपी प्ले अ रोल इन सेवरल एंडरगोनिक एंड एक्सर्गोनिक रिएक्शन। अब आप ये देखो कि ये एंडरगोनिक रिएक्शन क्या होते हैं और एक्सर्गोनिक रिएक्शन क्या होते हैं। अब आपको पता है एंडरगोनिक रिएक्शन कौन से रिएक्शन होते हैं, जिसमें एनर्जी इस्तेमाल होती है। एटीपी दोनों रिएक्शन, एक तो दोनों में रोल प्ले करता है। एटीपी का जो रोल है वो कौन कौन से रिएक्शन में है, एंडरगोनिक में भी है और कौन से रिएक्शन में है, एक्सर्गोनिक रिएक्शन में भी है। एंडरगोनिक रिएक्शंस कौन से होते हैं, अब ये तो आपको पता होगा, जिसमें एनर्जी क्या होती है, जिसमें एनर्जी यूज होती है ना, एनर्जी क्या होती है इसमें, यूज होती है। और एक्सर्गोनिक रिएक्शन कौन से होते हैं, जिनमें एनर्जी क्या होती है, एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, जिसमें एनर्जी या हीट। हाँ, अब आप देखो, अब आपने याद रखना है, अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछ लिया जाए बताएं कौन कौन से एंडरगोनिक रिएक्शन लिविंग सिस्टम में होते हैं। अब आपकी बुक में जो लिखा हुआ है, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का बनना, प्रोटीन सिंथेसिस कौन सा रिएक्शन है, ये एंडरगोनिक रिएक्शन है क्योंकि इसमें एनर्जी इस्तेमाल होती है। लिपिड की सिंथेसिस, लिपिड जो बनते हैं ये भी एंडरगोनिक रिएक्शन है। कार्बोहाइड्रेट जो बनते हैं इसमें भी एनर्जी इस्तेमाल होती है, ये भी कौन सी रिएक्शन है, एंडरगोनिक रिएक्शन है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, चीज का लो से हाई की तरफ जाना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी कौन सा रिएक्शन है, ये भी एंडरगोनिक रिएक्शन है। लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, जैसे एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस किसको कहते हैं, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन होने को। जब ग्लूकोज टूटता है तो इसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। तो इसमें भी एनर्जी जो है वो क्या होती है, रिलीज होती है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ये में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन रेस्पिरेशन में होता है, ये रेस्पिरेशन का स्टेप है ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, इसको पढ़ेंगे रेस्पिरेशन में। तो इस दौरान भी क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। अब आप याद रख लें, आप एग्जाम्पल आपने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है कि आपकी बुक में कौन से एग्जाम्पल्स दी हुई हैं एक्सर्गोनिक रिएक्शन की और कौन सी एग्जाम्पल दी हुई हैं एंडरगोनिक रिएक्शंस की। एक्सर्गोनिक रिएक्शन की सिर्फ दो एग्जाम्पल दी हुई हैं, ग्लाइकोलाइसिस और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ये दो एग्जाम्पल हैं एक्सर्गोनिक रिएक्शन की। बाकी जितनी भी चीजों की सिंथेसिस है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये किसमें दिया हुआ है, ये दिया हुआ है एंडरगोनिक रिएक्शन में। एटीपी की एक और बात याद रखिएगा, एटीपी को, क्योंकि एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि एटीपी को हम कोएंजाइम के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंजाइम वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है ना, जब एंजाइम के साथ कोई नॉन प्रोटीनियस पार्ट का होता है,
जो एंजाइम को रिएक्शन में हेल्प करता है, नॉन प्रोटीनियस पार्ट जब एंजाइम के साथ अटैच होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कोएंजाइम। तो एटीपी किसके तौर पे काम करता है, एटीपी जो है वो कोएंजाइम के तौर पे भी काम करता है। अभी मैंने जो आपको पूरा पैराग्राफ बताया है, अब इस पैराग्राफ में एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट कौन कौन सी चीजें हैं। सबसे पहले तो याद रखना है कि एनर्जी करेंसी, एनर्जी करेंसी क्या है, एनर्जी करेंसी लिविंग सिस्टम की जो एनर्जी करेंसी है, यानी जिससे लिविंग सिस्टम एनर्जी लेते हैं, एनर्जी करेंसी क्या है, वो है एटीपी। एक तो ये बात याद रखनी है, सही। एटीपी आता कहां से, ग्लूकोज के अक्सर ब्रेकडाउन होने से या ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन से एटीपी प्रोड्यूस होता है। एटीपी के बारे में और क्या याद रखना है कि एटीपी की कंपोजिशन याद रखनी है कि एटीपी किस किस चीजों से मिलकर बनता है, अभी मैंने आपको बता दिया था ना। एटीपी एज अ मीडिएटर के तौर पे भी यूज होता है, ये भी याद रखना है। एटीपी एंडरगोनिक रिएक्शन में भी अपना रोल प्ले करता है, एक्सर्गोनिक रिएक्शन में भी रोल प्ले करता है, और एटीपी जो है वो कोएंजाइम के तौर पे भी काम करता है। ये चीजें सारी हैं जो आपने इस पैराग्राफ में एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है। और ये भी याद रखना है कि जब एटीपी एनर्जी कैसे देता है, जब एटीपी टूटता है किसमें, एडीपी में। और एक एटीपी जब एटीपी में